नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान से। दोस्तों, यह प्रश्न आपको 2 या 3 नंबर से पूछे जाएंगे और बिल्कुल आपदा प्रबंध से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपदा प्रबंध से कुछ भी पूछा जाए, कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपका नंबर 2 या 3 नंबर अवश्य ही आएगा। तो आइए पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझाएंगे। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। आप आपदा प्रबंध से इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा और अच्छे से समझ जाइएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, पहला प्रश्न है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी चीज के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रश्न पूछेगा कैसो भी, तो आप उसे अच्छे से बता सकते हैं। तो इसलिए आपदा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, उत्तर में लिखिएगा इस तरह से कि प्रकृति में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो आपदा कहलाता है, जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, आतंकवाद इत्यादि। तो दोस्तों, आप भी पढ़ लिए होंगे। अब देखिए, समझिए आपदा क्या होता है। प्राकृतिक में होने वाली वैसी प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक घटना और मानवीय निर्मित घटना, मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे बम, बारूद, रेल दुर्घटना या कहीं पे मकान गिर गया, तो ये सब मानव निर्मित के अंतर्गत आता है। और प्राकृतिक घटना हो गया आपका बाढ़, भूकंप, सुखाड़ और आतंकवाद, ये हो गया आपका मानव निर्मित। यानी कि दोनों मिला करके जो घटना घटती है और उसमें जान माल की, जीव जंतु की हानि जो होती है, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए इस बात को कि आपदा से आप क्या समझते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। तो प्राकृतिक आपदा देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, आपको ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा कि मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है या मानवीय निर्मित आपदा है या मानव का आपदा है। और पूछ दिया जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक घटना नहीं है। तो उसमें आपको पूरा दिया रहेगा और उसमें 3 को दिया रहेगा प्राकृतिक और 1 दे देगा मानव निर्मित। तो ये बात को अगर आप भली भांति से समझ रहे हैं तो आपका प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा से आप लोग अच्छे से समझने के बाद आपका कोई भी प्रश्न चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक आपदा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो देखिए, प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा स्वयं हुआ हो उसको कहते हैं। तो चलिए अच्छे से समझिएगा। प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी आदि, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अब मानव निर्मित आपदा देखिए, जैसे सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद, युद्ध, ये सभी क्या है? मानव निर्मित आपदा है। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और अंत तक देखे हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो आपदा कहलाता है, जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, आतंकवाद इत्यादि। तो ये आपदा के बारे में समझ गया। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी आदि। अब मानव निर्मित आपदा होता है सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद, युद्ध। प्रश्न रहेगा आपका, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं।
उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर, औद्योगिकरण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम यानी कि श्रम मतलब होता है मजदूर, श्रम के द्वारा न होकर, यानी मजदूरों से ना हो, आप मजदूर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मजदूरों के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण क्या होता है? एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव श्रम यानी कि मानव मजदूर के द्वारा न होकर किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा होता है। तो आप समझ गए कि औद्योगिक क्रांति के शुरुआत की क्या कैसे लिखना है कि औद्योगिकरण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम यानी मानव मजदूर के द्वारा नहीं होकर मशीनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन वृहत्तर पैमाने पर होता है। दोस्तों वाजिब बात है, अगर मशीन के द्वारा कोई सामान को बनाया जाएगा तो ज़्यादा बनाया जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, बचपन में देखे होंगे कई मजदूर लगा करके कोई या बांध या सड़क या कोई मशीन से मतलब मजदूर के द्वारा कितना स्लो काम होता था। लेकिन अब जब मशीन आ गया, जैसे डोजर आप जिसे कहते हैं जेसीबी कितना जल्दी उठा करके कोड़ के दे देता है। तो ऐसे ही दोस्तों मशीन से ज़्यादा काम होने लगा। तो आप समझ गए। अब देखिए इस जगह से, और इसकी खपत के लिए बड़ा बाजार की आवश्यकता होने लगी। अब जब ज़्यादा माल उत्पन्न होगा तो कहाँ मतलब बड़ा बाजार चाहिए ही चाहिए, यानी कि आवश्यकता होती है। नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण पर निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीन के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों आप समझ गए यहाँ पर कि औद्योगिकरण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम यानी मजदूर के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। और मशीन जब उत्पादन करने लगता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में माल उत्पादन होता है, जिससे कि बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। और नए मशीनों के आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीन के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों आप समझ गए कि औद्योगिकरण से आप क्या समझें, अच्छे से लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न है कि औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए, है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो उत्तर में लिखिएगा औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिसमें गृह उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए, जिनकी आजीविका बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था। औरतों और बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। यानी औरतों और बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। उनके पास दैनिक उपभोग पदार्थ के खरीदने के लिए धन नहीं रहा, अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख ले लिया। तो दोस्तों आप समझ गए कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। यानी जो भी मशीन में लगाए जाने पर मजदूर भी उसमें काम करते थे, और उस मशीन पर काम करने के लिए औरतों और बच्चों को 16 से 18 घंटा काम करवाते थे, और उनके पास वाजिब जो जीवन यापन के लिए पैसा नहीं होता था, और उसे सामान कोई चीज़ खाने के लिए अपना मतलब जीवन यापन करने के लिए खरीद नहीं पाता था, और 16 से 18 घंटा काम करवाता था। इसी के चलते उसके पास धन और पैसा पूंजी न बनने के कारण मजदूरों ने आंदोलन का रुख ले लिया। प्रश्न आप देखिए और समझिए। पहला प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में
किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घो पश्चिमी एशिया में। इटली और जर्मनी कहाँ आते हैं? पश्चिमी एशिया में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि भुरभु वंश। अगला प्रश्न देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी कि कार्बोन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी और इटली के एकीकरण का विरोध में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखिए, काउंट कावर को विक्टर एमुलुन ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कावूर को विक्टर एमुलुन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि सी, प्रधानमंत्री का किया था उसको। अगला प्रश्न देखिए, गेरिवाल्टी पेशे से क्या था? गेरिवाल्टी पेशे से क्या था? तो गेरिवाल्टी जो है कि पेशे से वह नाविक था। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने।